गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कल आई हुई कुछ जजमेंट्स की। सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसी जजमेंट की जो कि मैट्रिमोनियल लॉ से रिलेटेड नहीं है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक मैसिव शिफ्ट किया है। जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं उनकी प्रेसिडेंशियल वैल्यू को लेकर जनरली ये माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं पूरे हिंदुस्तान में हर एक कोर्ट के ऊपर। पर कल एक जजमेंट आया एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स का, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये खुद स्पेसिफाई किया और एम्फेसाइज किया कि हर एक जजमेंट में ये एक्सप्लिसिटली स्टेट का मतलब है खुल कर बताना होगा कि इस जजमेंट का इंटेंडेड पर्पस क्या है। क्या ये जजमेंट जो है विद इन द जजमेंट जो है वो सिर्फ उन केस के लिए है, या ये जजमेंट जो है प्रेसिडेंशियल वैल्यू बनेगी यानी बाइंडिंग वैल्यू बनेगी बाकी कोर्ट्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एलोबरेट किया कि जनरली जो उनकी जजमेंट्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करती हैं, बाइंडिंग प्रेसिडेंट बनते हैं आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है लोअर कोर्ट्स को कि वो कैसे इंटरप्रेट करती हैं, कैसे उन जजमेंट्स को अप्लाई करती हैं। पर देखा गया है कि बहुत सारे बेंचेस की बहुत सारी डाइवर्स जजमेंट्स आती हैं, अलग अलग जजमेंट्स आती हैं, सिमिलर से फैक्ट्स पे भी जजमेंट आती हैं। बहुत सारे कोर्ट्स में केसेस आते हैं जो कि रूटीन डिस्पोजल के लिए आते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स आती हैं जो बाइंडिंग प्रेसिडेंट बनती हैं आर्टिकल सेक्शन 141 के अंदर। तो इन सारे चैलेंजेस को जो है ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट्स को परेशानी होती है बहुत सारे डिसीजंस के बीच में ये डिसिफर करते हुए कि ये फैक्ट्स पे था या इसकी भी कोई प्रेसिडेंशियल वैल्यू है या नहीं है, तो इस एम्बिग्विटी को दूर करने के लिए हर एक जजमेंट में ये लिख देना कि इसकी कोई प्रेसिडेंशियल वैल्यू बनेगी या नहीं बनेगी, ये बहुत ही ठीक रहेगा। इसी के साथ इसी जजमेंट में कोट किया कि बहुत सारे जजमेंट जब आते हैं तो उसकी कोई वो एक स्पेसिफिक फैक्ट्स पे होते हैं और उसकी कोई बाइंडिंग प्रेसिडेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि कोई रेंट कंट्रोल एक्ट में मुकदमा आया तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको हर एक मुकदमे पर लागू किया जाए, उसकी जो भी ऑबिटर डिक्टा है या उसकी जो रेशो है, हो सकता है वो एक जजमेंट स्पेसिफिक पे हो। कई बार जो कोर्ट है वो कुछ जजमेंट्स ऐसे दे देता है, जैसे कि बीच में एक जजमेंट आया था जिसमें कि कोर्ट ने इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज पर जो है डाइवोर्स ग्रांट किया, या किसी में जो है समय सीमा को कम करके जो है डाइवोर्स दे दिया। तो उसमें क्या हुआ कि ट्रायल कोर्ट्स भी उस तरह के डाइवोर्स देने लगे, हाई कोर्ट्स भी देने लगे, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को फिर बाद में क्लियर करना पड़ा कि ये सब राइट्स सिर्फ वही कर सकता है अंडर 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि ये एक बहुत ही अच्छा जजमेंट है, जैसे लिखा जाएगा तो इससे जो है ट्रायल कोर्ट को और बाकी लोगों को भी बहुत आसानी होगी, जो कि अलग अलग तरह के जजमेंट्स उठाकर मेंस राइट में घूमते रहते हैं कि ये एक जजमेंट फलाने हाई कोर्ट का आया था या अनरिपोर्टेड जजमेंट है, इसकी प्रेसिडेंशियल वैल्यू बनेगी या नहीं बनेगी। और जैसे एक इलाहाबाद का हाई कोर्ट का एक जजमेंट बड़ा फेमस है, जिसमें कहीं किसी हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि अगर परजुरी की उस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि परजुरी की पिटीशन अभी पेंडिंग है तो इसलिए उसमें मेंटेनेंस डिसाइड नहीं होनी चाहिए। उसको लेकर बहुत से लोग जो हैं अलग अलग कोर्टों में गए, लोगों ने सर्टिफाइड कॉपीज़ भी निकाली, अनरिपोर्टेड जजमेंट भी था और उसकी कोई प्रेसिडेंशियल वैल्यू थी नहीं, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर केस के लिए था। ऐसे में अगर हम बाकी नेशंस को देखें, यूएस को देखें, तो यूएस में मुझे ऐसा सुनने में आया है कि हर एक 10 साल में जो है एक जुडिशियल कमीशन बैठता है जो कि पिछले 10 साल के दौरान दिए हुए सारे जजमेंट्स को कलेक्ट करता है और डिफाइन करता है कि उनमें से कौन से जजमेंट्स की प्रेसिडेंशियल वैल्यू है और कौन से जजमेंट्स की प्रेसिडेंशियल वैल्यू नहीं है। तो शायद इस तरह अब समय आ गया है कि इस तरह की चीज़ें हमारे साथ भी होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि डिस्क्रिप्शन बहुत वाइड है जजेस के पास, और जजेस सेम फैक्ट्स पे एक जगह कुछ डिसीजन देते हैं, एक जगह कुछ और डिसीजन देते हैं। दो ही कोऑर्डिनेट बेंचेस एक से डिसीजन नहीं देती हैं। तो इस तरह की जो प्रेसिडेंशियल वैल्यू किन जजमेंट्स की बनती है, किन जजमेंट्स की नहीं बनती है, इसकी बहुत ज़रूरत है डिफाइन करने की कि इसकी है या इसकी नहीं है। अब एक बात करते हैं एक रेप जजमेंट की, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन दी है रेप केसेस के अंदर, और ये कहा है कि हालांकि रेप में कन्विक्शन जो है सोलोली टेस्टिमनी ऑफ सिंगल विटनेस, जो कि विक्टिम खुद होती है, उसके एविडेंस के बेसिस पे हो सकता है, पर उसके एविडेंस
ऐसा होना चाहिए जो कि कोर्ट के अंदर कॉन्फिडेंस इंस्पायर करे, यानी कि कोर्ट पूरी तरह से सहमत होना चाहिए कि ये जो एविडेंस है सच्चा है, इसके अंदर कोई झूठ नहीं है, कोई चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखा गया है। ख़ास तौर पे तब जब कि रेप केसेस में विक्टिम इटसेल्फ, जो विक्टिम है, जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है, वही एकमात्र गवाह है। इसके अलावा कोई गवाही है नहीं, कोई और किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं। तो इसके अंदर जो है उसकी जो गवाही है, उसकी जो स्टेटमेंट है, वो बहुत ही केयरफुली एग्जामिन होनी चाहिए, थोरली एग्जामिन होनी चाहिए। उसमें अटेंडिंग फैक्ट्स को देखा जाना चाहिए कि किन सूरतों में ऐसी चीज़ हुई और क्या ऐसी चीज़ जो है संभव है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में या नहीं। इस केस में ऐसा था कि विक्टिम ने, प्रोसिक्यूट्रिक्स जो थी, उसने कहा कि वो जब स्कूल से या कॉलेज से, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उसका था, वहाँ से जब घर आ रही थी तो उसे एक्यूज़ ने बाज़ार में रोक लिया, उसका हाथ पकड़ा, उसे कहा कि मैं तुम्हें चक्कू से मार दूंगा। उसके कमर पे एक चक्कू भी लगा दिया और उसके बाद वो किसी साथ की एक दुकान में, ग्रोसरी की दुकान में उसको लेके गया। वहाँ पे उससे नॉन कंसेंसुअल जो है सेक्सुअल रिलेशन स्थापित किए। इस एलिगेशन पर जो है उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई और उसके खिलाफ पॉक्सो और रेप दोनों के केसेस दर्ज हुए। ट्रायल कोर्ट ने डिटरमाइन किया कि, ट्रायल कोर्ट ने ऐसा माना कि जो प्रोसिक्यूशन है वो फेल हुआ है, स्ट्रिंजेंट जो टेस्ट हैं कि ये केस जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव हो। और हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी हेल्ड किया कि जी कि ये गलत है, ऐसी कोई घटना होना प्रतीत नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को डिटेल एनालिसिस कर डिटेल एनालिसिस के साथ जो है ये माना कि हाई कोर्ट का जो जजमेंट ठीक था। बहुत सारी इसके अंदर जो है इनकन्सिस्टेंसी थी विक्टिम की स्टेटमेंट के अंदर, और उन्होंने कहा कि ये जो विक्टिम की स्टेटमेंट है वो बिल्कुल भी जो है कॉन्फिडेंस नहीं देती है कोर्ट को, और इसलिए कोई कन्विक्शन नहीं होनी चाहिए। ख़ास तौर पे इसमें विक्टिम की बॉडी पे कोई इंजरीज नहीं थी। इसके अलावा विक्टिम ने जो है ये क्लेम किया था कि उसने जो एक्यूज़ड को असॉल्ट किया था, पर जब एक्यूज़ड को गिरफ्तार किया गया, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया, तो उस असॉल्ट का, उस मारपीट का जो उसने हमला विक्टिम ने परपरेटर पे किया था, उसके कोई भी निशान नहीं मिले। तो इसके ब्रीफ फैक्ट्स की बात करें तो फैक्ट्स ये हैं कि एक एफआईआर सितंबर 18 सितंबर 2014 को लॉन्च की गई कि जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है उसको एबडक्ट किया गया और उसका रेप किया एक्यूज़ड, विपिन नाम के एक एक्यूज़ड ने 16 सितंबर 2014 को। फादर ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स ने पहले पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन दी थी, ठीक है। उसके बाद प्रोसिक्यूट्रिक्स ने आके बयान दिया कि जो उसके कमर पर चाकू रखकर उसे एक शॉप में अबडक्ट करके ले जाया गया, जहां उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। पहली जो स्टेटमेंट थी उसमें जो उसके फादर ने पुलिस में स्टेटमेंट दी थी, उसमें कहा था कि उस प्रोसिक्यूट्रिक्स को 2-3 लड़कों ने मिलके मारा है। तो इन बेसिस पे 363, 366, 376, 342 आईपीसी की सेक्शन 4 सेक्शन ऑफ पोक्सो एक्ट, इसमें मुकदमा दर्ज हुआ। किडनैपिंग के चार्ज लगे, अबडक्शन के चार्ज लगे, रेप के चार्ज लगे, रोंगफुल कन्फाइनमेंट के चार्ज लगे, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन माइनर पे के चार्जेस लगे। तो इसके अंदर जो पेटिशनर थे, जो कि स्टेट गई थी, क्योंकि विक्टिम स्टेट के थ्रू गई थी, उन्होंने जो दलीलें दी वो ये थी कि प्रोसिक्यूशन की एविडेंस जो है वो, क्योंकि सोल विटनेस है, तो उसके एविडेंस मात्र पे सज़ा हो जानी चाहिए। और इसी बात को, क्योंकि इसी तरह के जजमेंट्स पहले भी आए हैं, हाईलाइट किया कि विक्टिम की सोल टेस्टिमनी इनफ है किसी भी कन्विक्शन के लिए। जो रिस्पोंडेंट थे उसकी तरफ से आर्ग्यू किया गया कि बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं प्रोसिक्यूट्रिक्स की स्टेटमेंट में, कॉन्ट्राडिक्शंस हैं एफआईआर के दौरान, क्रॉस एग्जामिनेशन में और मेडिकल एविडेंस के अंदर। प्रोसिक्यूट्रिक्स को कोई इंजरी नहीं है, एक्यूज्ड को कोई इंजरी नहीं है जैसा कि उनका क्लेम है, और एविडेंस भरे बाजार में एक घटना होती है, एक लड़की को अगवा कर ले जाया जाता है और कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस उसमें नहीं है। इस तरह की चीज़ों को उन्होंने अपना आधार बनाया। कोर्ट ने जो है डिसीजन दिया, उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन दी, उसके अंदर सबसे पहली ऑब्जर्वेशन यही थी कि 2 दिन का जो डिले है उसको एडिक्वेटली एक्सप्लेन नहीं किया गया है, जिससे कि ऑथेंटिसिटी को डाउट लगता है। प्रोसिक्यूट्रिक्स की जो टेस्टिमनी है वो इनकन्सिस्टेंट है। उसमें कहा कि उसने एक्यूज्ड को रेजिस्ट किया तो उसकी बॉडी पे कोई मार्क होने चाहिए थे। उसने ये भी दावा किया था कि उसने जो है एक्यूज्ड पे हमला किया तो एक्यूज्ड के ऊपर जो चेहरे पे या उसके सर पे कोई चोट के निशान नहीं थे। और कोर्ट ने ये भी माना कि एक पब्लिक प्लेस
जहाँ से उसको अबडॉक्ट किया गया वहाँ पे उसने कोई अलार्म नहीं किया, कोई हल्ला नहीं मचाया, कोई हेल्प नहीं मांगी, और ये सब चीज़ें जो हैं विक्टिम की टेस्टिमनी को विश्वास करने से पे बाध्य नहीं कर, मतलब कि विश्वास करना उस पर मुश्किल है। तो इस तरह से कोर्ट ने हेल्ड किया कि जब तक सोल टेस्टिमनी ऑफ प्रोसिक्यूट्रिक्स कन्विक्शन के लिए भले ही इनफ है, पर इसका जो है एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंस आना चाहिए। जहाँ पे कॉन्फिडेंस भंग होता है, जहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वहाँ पे एक्यूज को इस चीज़ के लिए सज़ा नहीं दी जा सकती। तो मेरा तो ये मानना है कि जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है, हाई कोर्ट का जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट का भी जो जजमेंट है, और ये बिल्कुल ही बहुत ही खूबसूरत जजमेंट है, बहुत ही अच्छा जजमेंट है, बहुत ही वेल रीजनड है। ठीक है जी। इसके अंदर जो ग्रेव सेक्सुअल असॉल्ट की बात होती है एक आदमी के द्वारा एक औरत के ऊपर, बहुत सारे जजमेंट्स हैं ऐसे जिसमें कि इस बात को जो है खंडित किया गया है कि बहुत ही ग्रेव सेक्सुअल असॉल्ट एक आदमी एक औरत के ऊपर नहीं कर सकता जिसके अंदर प्रोसिक्यूट्रिक्स को या एक्यूज को कोई चोट ना लगे। पर फिर भी मेरा एक चीज़ को लेकर बड़ा ही मेरा दिल ख़राब होता है कि एक लड़का 10-11 साल एक झूठे केस में फंसा रहा, उसकी लाइफ ख़राब हुई, उसकी रेपुटेशन ख़राब हुई, पर विक्टिम जिसने कि फॉल्स केस फाइल किया उसके खिलाफ कोई भी एक्शन किसी भी कोर्ट ने नहीं लिया है। और एक और बात जिससे कि दिल जो है बड़ा उचाट होता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो नाम मात्र की होती है। जो प्रोसिक्यूट्रिक्स ने कह दिया, जो 161 के बयान हो गए, जो 164 के बयान हो गए, उसके हिसाब से पुलिस ने भी चार्जशीट फाइल कर दी और एक इनोसेंट आदमी के 10 साल जो हैं वो ख़राब हुए कोर्ट केसेस के दौरान। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है दिल को ख़राब करने, दिल को अच्छा नहीं लगता है ऐसी बातें सुनकर। और मेरा ये मानना है कि न्याय जो कानून है उसमें कुछ परिवर्तन होने चाहिए। पुलिस को ये बाध्य नहीं होना चाहिए कि प्रोसिक्यूट्रिक्स के बयान पर ही जो है वो चार्जशीट फाइल कर दे। इस जजमेंट के साथ साथ कल एक और जजमेंट आई जो कि फिर से हैरान करने वाली है, और वो भी एक रेप केस में थी। वो केरला हाई कोर्ट की जजमेंट थी और उसमें कहा गया कि जो कोर्ट है वो प्रोसिक्यूशन का जो रिकॉर्ड है, यानी जो चार्जशीट है, इसके अलावा किसी भी डॉक्यूमेंट पे रिलाई नहीं कर सकती है, किसी भी डॉक्यूमेंट को कंसिडर नहीं कर सकती है जब डिस्चार्ज प्लिया यानी डिस्चार्ज की जो आर्गूमेंट्स हैं वो सुनती है। और इसमें जो केस है वो ये है कि कुछ सीरियस एलिगेशंस लगे हैं पिटिशनर के ऊपर, उसको मल्टीपल रेप के एलिगेशंस लगे हैं, फॉल्स प्रिटेंस ऑफ मैरिज पे, कि उसको झूठा झांसा देकर उसके साथ जो है रेप किया गया है। और इसमें जो है जो विटनेस है, जो डिफेंस है, उसमें जो है वो अपने डिस्चार्ज प्ली लेके आया और ख़ास तौर पे उसने एक केरला के अंदर एक युवा जन कमीशन है, वहाँ पर उसने एक रिपोर्ट जो है वो भी पेश की जहाँ पे जो विक्टिम है उसने लिख के दिया था कि जो उन दोनों के सेक्सुअल रिलेशन थे वो कंसेंसुअल थे, इस नेचर के थे, कंसेंसुअल नेचर के थे। ठीक है। और कहीं भी किसी भी तरह की जो है शादी का कोई झांसा देने की बात नहीं हुई थी। हाई कोर्ट ने हालांकि इस बात को इनकार किया मानने से और कहा कि ये सब डॉक्यूमेंट जो है ट्रायल कोर्ट जो है एविडेंस के समय देखेगा, क्योंकि एट द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स है उसे नहीं देखा जा सकता। तो बात करते हैं फैक्ट्स की। फैक्ट्स ये हैं कि एक मल्टीपल रेप, रिपीटेड रेप की जो है एलिगेशन जो है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज पे दर्ज हुई एक्यूज के खिलाफ। एक्यूज ने डिस्चार्ज पिटीशन लगाई ट्रायल कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट की, एक्यूज हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया है, ये कहते हुए कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि चार्जशीट का पार्ट नहीं है उसको नहीं देखा जा सकता। अगेन जो आर्गूमेंट्स की बात है, जैसे कि मैंने बताया कि आर्गूमेंट्स यही हैं पिटिशनर के कि क्योंकि ये कंसेंसुअल रिलेशन था जहाँ पे कोई शादी की झांसे की बात नहीं थी, तो इसलिए उसके ऊपर ये केस नहीं बनता है। एक रिपोर्ट जो युवा जन कमीशन में लड़की ने खुद लगाई थी उसको दिखाया और ये भी बताया कि ये स्पेशल कोर्ट ने एडमिट नहीं किया है। रिस्पोंडेंट जो स्टेट थी उसने रिपीटेड प्रॉमिस ऑफ मैरिज की बात करी कि ये फ्रॉडुलेंट मैरिज थे, और ये भी कहा कि जो मटेरियल जो प्रोसिक्यूशन के पास है वो इनफ है प्राइमा फेसाई केस एस्टेब्लिश करने के लिए। अगेन कोर्ट ने बहुत सारी जजमेंट्स को कोट किया और कहा कि जो भी मटेरियल है सिर्फ उसको देखा जाएगा और प्राइमा फेसाई जो मटेरियल है प्रोसिक्यूशन का वो सफिशिएंट है चार्ज फ्रेमिंग के लिए। डिटेल्ड एवेल्यूएशन जो एविडेंस की है वो ट्रायल के दौरान ही होगी। और कंसेंट को उसने ये भी माना कि कंसेंट ऑब्टेन्ड अंडर फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज जो है सेक्शन 90 में जो है
इनवैलिड है। अब इस तरह की जब जजमेंट आती है तो ऐसा लगता है कि प्रोसिक्यूशन की कोई मजबूरी नहीं है, पुलिस की कोई मजबूरी नहीं है कि वो एक्यूज के डॉक्यूमेंट्स ले। ऐसे में एक्यूज के पास कोई रास्ता नहीं बचता है कि वो लगातार कई कई साल ऐसे केस में भी फंसा रहे जिसमें उसके पास सारे पुख्ता सबूत हैं कि इस तरह का कोई अपराध उसने नहीं किया है। ये रेप के केसेस में होता है, ये डाउरी के केसेस में होता है, 498 के केसेस में बहुत सारे लोग आते हैं जो भिन्न भिन्न तरह के डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि उन्होंने लड़की को पैसे दिए हैं, उन्होंने जो है लड़की के परिवार की मदद की है, पर फिर भी उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हो जाता है। डिस्चार्ज के समय ये सब डॉक्यूमेंट्स कोर्ट नहीं देखता है। पुलिस वाले को जब ये डॉक्यूमेंट देते हैं तब भी पुलिस वाला भी इन्हें दरकिनार करता है और इन जजमेंट्स को, इन एविडेंसेस को नहीं देखता है, ना ही वो चार्जशीट का पार्ट बनाते हैं। मेरा ऐसे में एक ही सुजेशन होता है कि जब भी ऐसा कोई केस आपके पास आए तो आपको पुलिस वाले को कोई भी डॉक्यूमेंट देकर उसकी रिसीविंग लेनी चाहिए। अगर वो रिसीविंग नहीं दे रहा है तो उसे स्पीड पोस्ट और उसके सीनियर्स को वो सब डॉक्यूमेंट स्पीड पोस्ट जरूर करने चाहिए। और बाद में एक एप्लीकेशन लगानी चाहिए कि पुलिस ने जो जांच के समय उनको जो भी डॉक्यूमेंट दिए गए थे वो नहीं लगाए हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि हर केस में इससे जो है कहीं आपको कोई रियायत मिलेगी, पर काफ़ी केसेस में, खासतौर पे जहाँ 406 का मुकदमा है, जहाँ पे लड़की ने ये कहा है कि ये इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं सामान इसके पास है और आपके पास कोई रिसीविंग है, तो उस तरह के डॉक्यूमेंट्स देके कुछ चार्जेस को कम किया जा सकता है। रेप के केसेस में जहाँ कंसेंसुअल रिलेशनशिप की बात है, जहाँ लड़की जो है वो आपसे रिलेशन बनाने में ज़्यादा इच्छुक है, उस तरह के कोई एविडेंसेस हैं तो उसको भी लेके जाना चाहिए पुलिस के पास। तो कई बार पुलिस जो है ऐसे केसेस के अंदर फाइनल रिपोर्ट फाइल कर देती है।